बिहार में गिरिराज सिंह अपनी राजनीति की वजह से लगातार चर्चाओं में हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेकर गिरिराज सिंह निकले हुए हैं। हालांकि पार्टी ने उनकी इस यात्रा से जरूर किनारा कर लिया है, लेकिन इस यात्रा के दौरान जो कुछ गिरिराज सिंह बोल रहे हैं वो भड़काऊ बयान भी है। उस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पार्टी का क्या स्टैंड है ये भी अभी तक सामने नहीं आया है। उन पर वार पलटवार लगातार किए जा रहे हैं। अब हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान ही गिरिराज सिंह ने यह कह दिया कि अगर कोई मुसलमान आपको एक थप्पड़ मारे तो आपको शांत नहीं रहना है, आपको उसी अंदाज में जवाब देना है। वहां पर त्रिशूल का भी जिक्र कर दिया, वहां पर तमाम हथियारों का जिक्र भी गिरिराज सिंह ने कर दिया। अब गिरिराज सिंह ये बयान क्यों दे रहे हैं? क्या इससे जो सामाजिक सौहार्द है वो नहीं बिगड़ेगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, और मुश्किलें उनकी बड़ी भी हैं, क्योंकि इस बयान पर उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया है। इस बयान पर एक तरफ विपक्ष उन पर निशाना साध रहा है, इसे नकारात्मक राजनीति तेजस्वी यादव बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ गिरिराज सिंह के इस बयान पर मामला भी दर्ज हो गया है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर गिरिराज सिंह अपनी इस यात्रा से क्या हासिल करना चाह रहे हैं। सवाल यह भी है कि ऐसे भड़काऊ बयानों पर क्या कोई एक्शन पार्टी की तरफ से लिया जाएगा? क्या पूछा जाएगा गिरिराज सिंह से कि आप ऐसे बयान, ऐसे तीखे बयान आखिरकार क्यों दे रहे हैं? और ये जो एक ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश है, या जो पोलराइज करने की जो कोशिश की जा रही है वोटों की, क्या ये कामयाब हो पाएगी? क्या इससे गिरिराज सिंह कुछ हासिल कर पाएंगे? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको सुनवा देती हूं क्या बयान उनकी तरफ से दिया गया है। ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। ये करेंगे भाई और बहन दोनों से कह रहा हूं। तो महादेव का कसम मन मन खाओ, हाथ उठा के कहो हर हर महादेव। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो कटोगे तो। और इसलिए हर लोग अपने घर में महादेव का दिया हुआ, देवी का दिया हुआ, दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है न, शंकर जी के त्रिशूल रहता है न, भाला भी रहता है न। अपने अपने घर में उसकी पूजा करो, और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो। अब गिरिराज सिंह ने बड़ा स्पष्ट कुछ बातों को कर दिया है। बटोगे तो कटोगे का सही मतलब क्या है ये भी गिरिराज सिंह बता रहे हैं। अपनी सुरक्षा आपको कैसे करनी है ये भी गिरिराज सिंह बता रहे हैं। इन सबके बीच कहां है कानून व्यवस्था, कहां है पुलिस? आपको खुद ही अपनी सुरक्षा करनी है तो सरकारों को चुनने का क्या मतलब है? ये सब कुछ गिरिराज सिंह को आगे बताना होगा। लेकिन फिलहाल AIMIM के एक नेता की आपत्ति के बाद उन पर अब मामला दर्ज कर लिया गया है, यानी कि उन पर अब इस मामले में मामला दर्ज हो गया है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा विजय जी कि गिरिराज सिंह रुकेंगे, चाहे उनकी यात्रा हो चाहे उनके बयान हो। गिरिराज सिंह जी का इतना शांतिपूर्ण, अहिंसक और भाईचारे वाला जो बयान है उससे मुझे लगता है राष्ट्र की एकता बढ़ेगी। गिरिराज सिंह जी को शायद जानकारी होगी कि बिहार में भी उन्हीं की सरकार है। जो लोग खतरे में हैं उनकी सरकार में, उनको भी उस पर जवाब देना चाहिए। केंद्र में भी उनकी सरकार है, और यदि ये सब इतना भाईचारा है तो फिर केंद्र में उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको और बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा मजबूती से करना चाहिए। अब वो अपनी राजनीतिक ज़मीन जहाँ खोज रहे हैं बिहार में, उसके लिए वो कहाँ तक जाएंगे ये वो खुद बताएंगे, या पार्टी जवाब देगी कि त्रिशूल रखना चाहिए, कि भाला रखना चाहिए, तलवार रखनी चाहिए घरों में और उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और एक थप्पड़ के जवाब में 100 थप्पड़ देने चाहिए। अब इन सब पर या तो सरकार देखे कि सरकार को, जो वहाँ पर सरकार है, बिहार की सरकार है, वो क्या कर रही है, जिला प्रशासन क्या कर रहा है, और केंद्र में सरकार देख रही है कि उनके एक केंद्रीय मंत्री किस तरह की बात कर रहे हैं। यदि इस सब पर चुप्पी है तो इन सब बात की, इस बहस का कोई मायने ही नहीं है। समझे? मैं तो बार बार इस बात पर सवाल कर रहा हूं कि जब आपकी सरकार है बिहार में तो फिर किसको क्यों खतरा है? और खतरा है तो फिर आपसे सवाल करेंगे ना हम तो।
सवाल तो आप ही से है, आप जवाब दीजिए कि क्यों खतरा है हमें। भाई हमें ही त्रिशूल और हथियार का इस्तेमाल करना पड़ जाए तो पुलिस की जरूरत है और किसी की क्या जरूरत है? संविधान की क्या जरूरत है? कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है? एडमिनिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है? और सरकार की भी क्या जरूरत है? बिल्कुल, खुद ही रक्षा करनी है। अब गिरिराज जी करवा सकते हैं। अब इस सवाल का जवाब समीर जी देना तो होगा ना, पार्टी को भी देना होगा। आप बेशक उनकी यात्रा में घोषित तौर पर शामिल नहीं हो रहे हैं, आप ऑफिशियल तौर पर शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन ऐसे बयानों पर कुछ तो प्रतिक्रिया देनी होगी ना कि गिरिराज सिंह बताना, कहना या करना क्या चाह रहे हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गिरिराज सिंह और कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह कभी बयान देना छोड़ नहीं सकते हो। बयान तो देते रहेंगे, बयान से ही उनकी राजनीति करा है। देखिए, गिरिराज सिंह ने जो पदयात्रा शुरू करी है, हिंदू एकता के नाम पर उन्होंने शुरू करी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन पदयात्रा उन्होंने शुरू की थी, यात्रा शुरू की थी, बहुत स्पष्ट कर दिया था कि ये भारतीय जनता पार्टी की आधिकारिक यात्रा नहीं है। हालांकि ये बात सही है कि गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, बिहार के बड़े नेता है और कई भारतीय जनता पार्टी के नेता यात्रा में शामिल रहे, लेकिन यह पार्टी की आधिकारिक यात्रा नहीं है, यह उनकी यात्रा शुरू की हुई एक यात्रा है। और उन्होंने यात्रा भी वहां से शुरू करी है जहां से जो सीमांचल का क्षेत्र आता है, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहां बहुत मुसलमान है, और जिस तरीके से वहां पर घुसपैठ हुई है और जिस तरीके से वहां से डेमोग्राफी बदली हुई है, वह गिरिराज सिंह लगातार अवगत कराते रहे। उस दिशा में उन्होंने वहां से यात्रा शुरू की थी। देखिए, अब बिहार के अंदर 2025 के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अब बहुत ज्यादा लंबे समय रहा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा नेता बिहार का नहीं, सुशील मोदी जी थे, उनका निधन हो गया। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो भविष्य के लिए वहां पर एक बड़े नेता के रूप में आए। ये हो सकता है कि गिरिराज सिंह को लग रहा होगा कि केंद्र की राजनीति के बाद अब उन्हें बिहार की राजनीति करना चाहते होंगे, और बिहार में जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, कांग्रेस, ओवैसी वहां पर जिस तरीके से बिहार में लगातार मुसलमानों को संगठित करने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो गिरिराज सिंह को लग रहा होगा कि जो प्रदेश बिहार में जो इतना संवेदनशील प्रदेश है, वहां मुसलमानों को जिस तरह से दूसरी पार्टियां इकट्ठा कर रही है, तो हिंदू एकता की बात मुझे करना चाहिए। और उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्तर से शुरुआत की है, पार्टी ने इसको समर्थन किया है, न पार्टी ने इसका विरोध किया है। ठीक है, गिरिराज सिंह अभी यात्रा कर रहे हैं, उनके कुछ बयान इस तरीके से आए। अब उनके बयान में पार्टी का कोई बयान नहीं आया है, पार्टी इसे किस रूप से लेती है ये आने वाले दिनों में पता पड़ेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ रिएक्ट करेगी? मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर फिलहाल रिएक्ट नहीं करेगी, अभी उनकी यात्रा कंटिन्यू रहेगी। और इनकी यात्रा को जिस तरीके से वहां पे प्रतिसाद मिल रहा है, लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि अभी ये पार्ट 2 भी चुनाव के समय यात्रा शुरू हो सकती है, या अभी पार्ट 1 के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत अपनी कैपेसिटी में यात्रा शुरू करता है, तो ये उनका है कि वो हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए यात्रा शुरू कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इसका राजनीतिक पहलू ज्यादा है। गिरिराज सिंह जो ये शुरू कर रहे हैं, ये बिहार में जिस तरीके से मुसलमानों का दबदबा बढ़ा है काफी समय से, और वो लगातार अवगत कराते रहे। और नीतीश कुमार जिस तरीके से एक उन्होंने इस मामले में बहुत ज्यादा मुख्यमंत्री रहते भी हस्तक्षेप नहीं किया, तो अब गिरिराज सिंह को लग रहा है कि अब वक्त आ गया कि इस मामले पर खुलकर खेला जाए, बिहार की जनता को बताया जाए कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। तो मुझे लग रहा है कि अब वो 2025 जो बिहार में विधानसभा होना है, उसकी तैयारी कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह कर रहे हैं। तो लेकिन समीर जी, क्या ये जरूरी है? चलिए मान लिया कि तुष्टीकरण की ही राजनीति करनी है, बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने भी, बाकी पार्टियों, नीतीश कुमार ने भी, लेकिन क्या ये जरूरी है कि बीजेपी के इतने बड़े लीडर जो है वो हिंसा की बात करें? ये हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि इतने बड़े मंच पे वो खुलेआम हिंसा की बात कर रहे हैं कि वहां से हिंसा हुई तो यहाँ से भी हिंसा कोई समर्थन नहीं करता, ये बात ठीक है कि हिंसा का कोई समर्थन नहीं करना। तो मुझे लगता नहीं, मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपना रास्ता भटक रही है कि जहां पे आप ऐसे लीडर्स को इतनी छूट दो कि आप हिंसा की बातें करना शुरू करो, तो इसमें देश का नुकसान होगा, इसमें देश का कोई भला नहीं होगा। मुझे लगता है यहाँ एक लाइन होती है, तुष्टीकरण की भी एक लाइन है, पोलराइजेशन की भी एक लाइन है कि अगर आप हिंदू समाज को ही, आपका वोट बैंक सिर्फ हिंदू समाज ही है, आप बोलिए, आप हिंदू की बात कीजिए, आप हिंदू के वेलफेयर की बात कीजिए, लेकिन यहाँ तो आप हिंसा की बात खुलेआम कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने जो कहा उसमें ठीक है, गिरिराज सिंह ने कहा आपको एक थप्पड़ मारे तो आप इकट्ठे होकर उसको 10 थप्पड़ या 100 थप्पड़ मारिए। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको कोई मुसलमान मिले तो आपको हमला करना है, उन्होंने कहा कि आपको आत्मरक्षा में हमला करना है। मुझे लग रहा है उसको उस भावार्थ में देखा जाना जरा जरूरी है। बड़ा स्पष्ट घुसपैठी और मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया है। ये अच्छा हुआ कि सारे प्रश्न इस संदर्भ में उठ गए हैं। हम सब लोग कानून के पालन करने वाले व्यक्ति हैं। ये कैबिनेट मिनिस्टर को हमेशा कानून के पालन का ध्यान रखना है, लेकिन एक यात्रा जिस क्षेत्र में हो रही है, समीर जी बता रहे हैं, उसके बारे में भी जानना चाहिए कि वहां कानून का कितना पालन होता रहा है।
ये ऐसा क्षेत्र है जहां वो भाषण दे रहे हैं, उसके 4 जिलों में उस क्षेत्र के ये तथाकथित अल्पसंख्यक जो कि वहां बहुसंख्यक हैं किशनगंज में और बाकी, शुक्रवार को जबरन छुट्टी करा दी अररिया में, पूर्णिया में, किशनगंज में, और किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। जब वहां पत्रकारों ने इस खबर को दिखाया कि शुक्रवार को छुट्टी हो रही है, तो अररिया के कलेक्टर ने बयान दिया कि यह पहले से चली आ रही है, इसका कोई सरकारी आदेश नहीं है। वहां के डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने बयान दिया कि पहले से चली आ रही है, सरकारी छुट्टी नहीं है। दूसरे, जब वहां महादलितों पर हमले हुए थे, जब बहुत बड़ा, जिसको कि राइट तो हुआ नहीं था, सारे घर जला दिए थे, पुलिस वहां एफआईआर करने के लिए तैयार नहीं थी। वहां इतना भय है। मैं उस क्षेत्र में गया हूं और बाकी को भी कहता हूं, जाओ। पहले वो घुसपैठ के लिए था, धर्मांतरण के लिए क्षेत्र हुआ, गरीब लोगों को अपने गांव छोड़ के जाने पड़े हैं, लोगों ने गांव से बाहर आके शहर में झोपड़ी बना के वहां रहना शुरू किया है। बहुत भयावह परिस्थिति है। ठीक है कि आपकी सरकार है, लेकिन सरकार के लोग भी वहां जाके फाइट कर रहे हैं, इसलिए आसान नहीं है। उसमें बीजेपी के एमपी बैठे हुए हैं, बीजेपी के एमएलए हैं, बीजेपी के नेता भी स्थानीय बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि 20 साल से वहां पर कोई कानून व्यवस्था नहीं चल रही है, सरकार नहीं चल रही है। अगर कानून व्यवस्था, सुनिए, कानून व्यवस्था जो है उस रूप में अगर चलती तो ये नहीं चली है। सुनिए, बिहार में सबसे बड़ा जो 2050 के गजवाए हिंद का जो विस्फोट हुआ है, जो कि एनआईए ने पकड़ा है पटना से, वो बिहार में हुआ है। और आप ये भी ध्यान रखिए कि दुनिया का जाना माना आतंकवादी यासीन भटकल कहां से पकड़ा गया था, वो कहां छिपा हुआ था? सीमांचल के थोड़ा इधर दरभंगा और नेपाल उसी क्षेत्र में रहता था, अररिया से घूमते हुए, जहां उसने शादी की थी। और एनआईए के पास आप जाएंगे तो बाजाब्ता एक बिहार मॉड्यूल का उसको फाइल है, जिसमें दरभंगा मॉड्यूल है, पूर्णिया ऐसे करके बना हुआ है। तो उस क्षेत्र में हिंदुओं ने पलायन किया है, उनको दुकानें बंद करनी पड़ी है। अब उनकी एक भाषा है, लेकिन एक स्वाभिमान पैदा करने के लिए गांव के मंदिर बंद हो चुके हैं, मान लीजिए। अब वो यात्रा करके उस मंदिर को अगर खोलवा रहे हैं वहां कि आओ इसमें पूजा करो, और कोई मारने आता है एक थप्पड़ तो डरो मत, तुम भी सब इकट्ठे हो, अकेले रहोगे तो ऐसे ही मार खाओगे। अगर तो यहां से, ये तो पुलिस के लिए काम करने की आवश्यकता है। जिस थिन लाइन की बात आरती जी ने कही, अवधेश जी, क्या वो थिन लाइन आपने नहीं क्रॉस कर दी? आपने, चलिए आप ठीक है स्वाभिमान जगाना चाह रहे हैं, आप सब करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो खुलेआम आप कह रहे हैं ना, त्रिशूल रखिए, हथियार रखिए। मैं उनके भाषण का भी समर्थन नहीं कर रहा हूं, वो कैबिनेट मिनिस्टर है, ये भाषण कोई और देता, उनको जरा ध्यान रखना चाहिए। उनका पूरा भाषण सुनेंगे, उन्होंने पुलिस वालों को ताकीद की है, उन्होंने कलेक्टर को कहा है, उन्होंने सरकार पर भी कहा है कि सरकार इधर से इस प्रकार से कार्रवाई नहीं कर रही है, और उस पर और भी लोग बैठे हुए जो पहले से जाति तोड़ो, ये उनका एक्सक्लूसिव यात्रा नहीं है। यात्रा एक हुई है, उस यात्रा में वो मुख्य रूप से उसमें शामिल है। लेकिन आप विपक्ष में नहीं, देखो हिंदू, देखो ऐसा है, केंद्र में भी आपकी सरकार, बिना कारण के ये स्थिति पैदा नहीं होती है। वहां जाके देखना चाहिए। मैं इस बात से तो इनसे सहमत हो सकता हूं कि यही यात्रा कश्मीर में निकाली गई होती उस समय। आखिर कश्मीर में क्या हुआ था, तो वो नहीं निकाली गई क्या? किशनगंज की हालत इस समय कश्मीर के घाटी और पूर्णिया के कुछ क्षेत्रों की, अररिया के उससे ज्यादा बुरी है। आप वहां कोई भी जाके देख सकते हैं, आप रात में वहां ठहर नहीं सकते हैं कार्यक्रम में। लेकिन हम लोग मुदान के कार्यक्रम में जाते थे 11 बजे रात को। लेकिन इसमें सरकार को क्या करना है ये भी देखना होगा। कुछ क्षेत्र में कोई कानून व्यवस्था का नहीं है, तो ये सवाल स्पष्ट है। बिल्कुल सवाल जी मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार पर है। नेता ने किया तो वहां पर बिहार में नई सरकार की जरूरत है। नहीं, इस सरकार ने कोई जरूरत, दूसरी सरकार थी तब भी इसी से। अच्छा ठीक है, अब सरकार बनाने के लिए, हाँ प्राची जी, इसका मतलब है कि वहां कोई भी सरकार आए लेकिन पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, गुंडागर्दी चल रही है, तो इसका मतलब आप आर्मी को दे दीजिए अगर नहीं संभल रहा है। कोई आपका स्टेट गवर्नमेंट की चाहिए। अच्छा चलिए, स्टेट गवर्नमेंट नहीं चल रही है, हिंदू वोट को एकजुट करने की कोशिश तो की जा रही है, और गिरिराज सिंह कैसे बयान दे रहे हैं उस पर तो विस्तार से चर्चा हो गई। तेजस्वी यादव भी अपने वोट बैंक की गोलबंदी करने में लगे हुए हैं। वो सीटें जहां पर विधानसभा चुनाव में उन्हें नुकसान हो सकता है, लोकसभा चुनाव में उन सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा, वहां के जो बड़े बड़े चेहरे हैं उन्हें अब आरजेडी में शामिल किया जा रहा है। और ऐसे ही शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और उनके बेटे ओसामा शहाब
आरजेडी में शामिल हो गए हैं, यानी मुस्लिम वोट बैंक को पूरी तरीके से एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। सिवान में आपको याद दिला दें कि इस लोकसभा चुनाव में हिना जो है वो अकेले यानी कि निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी थी और तकरीबन उन्होंने 2 लाख से ज्यादा वोट पाई थी और इसमें आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा था। जेडीयू के कैंडिडेट ने यहां से जीत दर्ज की थी। तो अगर उस वक्त हिना शहाब आरजेडी के साथ होती तो शायद पिक्चर कुछ और होती, ये सीट आरजेडी के खाते में होती। और इन्हीं तमाम फैक्टर्स को बैलेंस करने के लिए फिलहाल तेजस्वी यादव, आप तस्वीरों में देखिए आपको लालू यादव भी नजर आ रहे होंगे, वो दोनों को शामिल करा रहे हैं। तो जो गलतियां हुई विजय जी वो दिख रही हैं आरजेडी को भी, क्योंकि सबसे खराब प्रदर्शन इंडिया गठबंधन में किसी पार्टी करा तो वो आरजेडी का बिहार में रहा, तेजस्वी यादव करा, उसे ही अब दुरुस्त किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, बल्कि तेजस्वी जी की जो उम्मीदें, सपने जो भी था उसको बिल्कुल एक तरह से क्रैश हो गए थे उन चुनावों में। उनको लग रहा था कि एक बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो गलतियां उन्होंने की, जो चीज़ों को सुधार वो कर सकते हैं, वो कोशिश वो अपनी लगातार कर रहे हैं। और फिर उनको एक और मौका मिलता है कि जब कोई एक पार्टी का नेता एकजुट होने की बात कर रहा है हिंदुओं को, तो वो अपने वोट बैंक को और एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये बिहार के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अब वो हिना का आपने जवाब दिया, वो भी ठीक है, उन्होंने अपना चुनाव लड़ा है, जिस तरह से किया उसी की वजह से उन्होंने यहाँ पर ले आए हैं। अभी और कुछ भी बदलाव वहाँ पर हो सकते हैं। और मुझे लग रहा है अगला जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आरजेडी का चुनाव होगा। नीतीश कुमार की पार्टी की बहुत मजबूत स्थिति नहीं होगी, जो भी प्रेजेंस उनकी रहेगी। वैसे भी अभी तमाम कोशिशों से किसने कोशिश की वो तो सबको पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है वो बहुत कमजोर स्थिति। विश्वास से बीजेपी लड़ेगी तब न नेता नीतीश को बना के लड़ेगी। गिरिराज जी इसीलिए तो लड़ रहे हैं कि भाई उन्हें नेता बनाया जाए। नहीं, बिहार में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को 2-3 डर सता रहे हैं इस बार। मुस्लिम वोट बैंक में जिस तरीके से ओबीसी ने वहां पे लगातार काम किया, ओबीसी के जिस विधायक जीत कर आए थे, ये बात ठीक है कि बाद में वो विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, लेकिन ओबीसी ने वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। कांग्रेस भी वहां पर जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को लेकर आरजेडी पर दबाव बनाएगी। और सबसे बड़ा डर अब जो आरजेडी को लग रहा है वह प्रशांत किशोर की जन स्वराज यात्रा के बाद जन स्वराज जो पार्टी बन गई उससे भी डर लग रहा है, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से वहां पर अपनी रणनीति की है। और प्रशांत किशोर तो खुलकर कह रहे हैं मुसलमानों से कि आप जिंदगी भर लालू प्रसाद की लालटेन का तेल बनकर जलते रहे और पूरा प्रकाश लालू प्रसाद का परिवार लेता रहा लालटेन का। तो मुझे लग रहा है मुसलमानों को जिस तरीके से वहां टारगेट कर रहे हैं और अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, वह भी एक चिंता का विषय तेजस्वी के लिए रहा होगा। और लोकसभा का परिणाम ने बता दिया तेजस्वी को कि मुसलमान बटेंगे तो आपके वोट भी कटेंगे और आप चुनाव हारोगे। तो मुसलमान ना बटे, वोट ना कटे और वो चुनाव जीते, इसलिए वहां पर वो एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे विधानसभा चुनाव में सीधा सीधा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक तरफ विपक्ष को लगा कि अब मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ है, आपको खुलकर मुसलमानों ने वोट किया है बीजेपी के खिलाफ, इसलिए मुस्लिम वोट को बटोरने की कोशिश अब विपक्ष कर रहा है।